चलो। हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का 7वां पार्ट लेकर के। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं दांडी यात्रा और उसका कार्यक्रम, और उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद चंपारण आंदोलन और खेरा आंदोलन, उसके बाद मोपला आंदोलन। जैसा कि इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि गांधी का समझौता रुख, जिसमें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांग नहीं माना और उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, जिसके कारण लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी बाध्य होकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा से किया गया, जो 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ समुद्री तट के लिए निकले और उसने 250 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 5 अप्रैल को समुद्री तट पर पहुंचे और 5 अप्रैल को पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बना करके अंग्रेज़ों के कानून का उल्लंघन किया और वहीं से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी लोग शामिल थे उनको करना क्या क्या था। तो उसमें सबसे पहला है कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना था, यानी कि जो भी प्रांत था या जो भी भारत के राज्य थे जिसके सीमाएं समुद्र से मिलती थी, वहाँ पे जा कर के समुद्र के पानी से नमक बना करके सरकार के कानूनों का उल्लंघन करना था। उसके बाद स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना था। यह इसमें भारतीय छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल ना जा कर के, कॉलेज ना जा कर के, उसके जो जहाँ भी ब्रिटिश शासन था उस पर बहिष्कार करना है। ठीक है, और उसके बाद विदेशी कपड़ा जो भारत में इंग्लैंड से मंगाए जाते थे उसका भी बहिष्कार करना है, अर्थात भारतीय लोगों के द्वारा जो विदेश से कपड़ा आता था उसका प्रयोग नहीं करना है किसी भी तरीक़ा से। शराब में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार भारतीय महिलाओं ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शराब के दुकानों पर धरना देना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था महिलाओं के द्वारा। उसके बाद कर जो अवैध तरीके से या अवैध रूप से अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों से वसूला जाता था, उसको भी अब नहीं देना है, अर्थात जो कर का कानून है उसको नहीं मानना है। ठीक है, उसके बाद कार्यक्रम में अगला था पद त्याग, अर्थात जो भी भारत के जो लोग भी सरकारी कर्मचारी थे अर्थात सरकारी दफ्तरों में काम करते थे, उन सभी को अपना पद को त्याग कर देना था इस आंदोलन में। उसके बाद इतना करने के बाद भारत में जो विदेशी कपड़ा का बहिष्कार हो रहा है, तो वहीं पे चरखा चला करके, सूत बना करके और जो खादी वस्त्र होते थे उनको बढ़ावा देना है। टोटल यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। जैसे ही महात्मा गांधी ने समुद्री तट पर नमक बना करके सरकार का विरोध किया, उसके साथ साथ भारत में लगभग सभी प्रांतों में नमक बना करके या वहाँ जो स्थानीय लोग थे अपने अपने तरीक़ा से सरकार का नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद देखते हैं कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव रहा या कैसे हुआ। इसलिए यह खास है कि यहाँ पे बिहार की कोई भी सीमा समुद्री तट से नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण, अर्थात समुद्री तट नहीं होने के कारण, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का उल्लंघन किया, जिसमें सबसे पहले सिवान में गंगा प्रसाद के नेतृत्व में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। सिवान में चौकीदारी कर के उल्लंघन के साथ साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में चौकीदारी कर का विरोध चालू हो गया। जैसे सिवान के बाद मुंगेर, लखीसराय, बक्सर, अररिया, किशनगंज के साथ साथ लगभग पूरे बिहार में ये चालू हो गया चौकीदारी कर का विरोध करना। इसके साथ ही पटना में श्रीमती ईसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चौकीदारी कर का विरोध किया गया और ये जो श्रीमती ईसन इमाम थी, इनको विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, और उसके साथ साथ गया में भी चौकीदारी कर का विरोध का नेतृत्व चंद्रावती देवी किया।
पटना, गया, सिवान के बाद छपरा में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार के रूप में पीछे नहीं रहा। छपरा के जेलों में जो कैदी थे उन्होंने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करते हुए पूरा नंगा हो गया, अर्थात कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा। ये एक काफ़ी विशेष सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार के रूप में देखा जाता है, जो बिहार के छपरा जिला में हुआ था। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ब्रिटिश शासन के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने समझौता के लिए महात्मा गांधी को बुलाना चालू कर दिया। और वहीं पे महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं और उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस समझौता में महात्मा गांधी ने भी लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें मानी और वहीं पे लॉर्ड इरविन ने भी महात्मा गांधी की कुछ शर्तें मानी, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया, अर्थात उसको समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज में शामिल होने का अवसर मिला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, लेकिन उसमें भारत के कोई भी राजनेता नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण उस गोलमेज को उतना भारत के नज़रिए से अच्छा नहीं देखा जाता है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, उसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए, लेकिन उसमें किसी भी तरह की बात नहीं बनी और महात्मा गांधी को इंग्लैंड से निराशा वापस आना पड़ा। महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन के बाद वापस आए तो फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, लेकिन उसमें पहले जैसा कोई उत्सुकता नहीं थी, जिसको 1934 ईस्वी में फिर वापस ले लेना पड़ा महात्मा गांधी को। इस तरीक़े से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन तो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे चीज़ें या नया तरीका से सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़ोर शोर से देखी गई। उसके बाद जो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग थे उनको इसी आंदोलन के जरिए एक नया दिशा मिला। इस तरीक़ा से सविनय अवज्ञा आंदोलन एक असफल आंदोलन होने के बाद भी बहुत कुछ दे करके गया भारत को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। 19वीं शताब्दी के बाद भारत में बार बार अकाल पड़ने के कारण किसानों की या कृषकों की जो स्थिति थी आर्थिक रूप से काफ़ी दयनीय हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी तरह से उनको सहायता न प्रदान होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और भारत के अलग अलग जगहों पे उनका आंदोलन शुरू हो गया। उनके आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कुछ अपने नीति में परिवर्तन किया और एक टेनेंसी एक्ट पारित किया। टेनेंसी एक्ट में था कि किसानों की जो दशा थी वो सुधारने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये एक्ट भी उतना प्रभावकारी साबित नहीं हुआ किसानों के लिए कि उनकी दशा या गिरती आर्थिक व्यवस्था को रोक सके। 1885 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस ने लगभग शुरुआत के 20 वर्षों तक उसने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो हर अधिवेशन में किसानों की जो मांग थी उसको उठाता था, लेकिन उसका कुछ प्रभाव उतना देखने को नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चंपारण आंदोलन जो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। बिहार और बंगाल के किसानों को ब्रिटिश शासन द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने के कारण वहाँ की किसानों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दिन पर दिन दयनीय होती जा रही थी। यहाँ पर ब्रिटिश शासन द्वारा 3 कठिया प्रणाली लगाया गया था। इसका मतलब था कि 3/20 भाग में नील की खेती करनी थी, यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी थी। नील की खेती किसानों नहीं करना चाहते, इसलिए कि उनकी जो उपजाऊ मिट्टी होती थी नील की खेती के बाद उसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो जाती थी। 8 ईस्वी में 3 कठिया प्रणाली में कुछ सुधार किए गए, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव किसानों पे देखने को नहीं मिला। और वहीं पे जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम नील की उत्पादन शुरू हो गया। कृत्रिम नील का अर्थ है कि अपने हाथ से नील बनाना शुरू कर दिया। खेती की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नील की दर गिरने के कारण अब अंग्रेजी सरकार को जो पहले मुनाफा होती थी वो मुनाफा नहीं हो पाती थी, और जिसके कारण वो कर के रूप में किसानों पे लगा दिया,
जिससे उनकी जो स्थिति थी और बिगड़ती चली गई। इसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के अधिवेशन जो दिसंबर 1916 में संपन्न हुआ, उसमें कांग्रेस के ही एक व्यक्ति जो स्थानीय रूप से चंपारण के थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने महात्मा गांधी से मिल करके चंपारण आने का आग्रह किया। उसके बाद जैसे ही महात्मा गांधी चंपारण आए, वहाँ पे आते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बिहार सरकार के कहने पर बहुत जल्द ही उनकी रिहाई हो गई और उसके बाद ये उनको आज़ादी दिया गया कि वो किसानों की स्थिति को पूछ सके या जान सके। और वहीं पे महात्मा गांधी के दबाव में आने के कारण सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया, जिसमें था कि अवैध रूप से जो कर वसूला गया है किसानों से, उसको वापस कर देना 25% के रूप में, और जो लगान है उसको कम कर, और साथ ही ये जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको सरकार द्वारा समाप्त कर देना। ये कमेटी 1919 में पारित किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन जो गुजरात के एक प्रांत में किया गया था। काफ़ी बारिश होने के कारण किसानों की जो खरीफ फसल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो लगान या कर थे उसमें कोई कटौती नहीं किया गया, अर्थात उसको बढ़ा करके ही किसी तरह से देना पड़ता था, जिसके कारण वहाँ के किसानों ने आंदोलन कर दिया और महात्मा गांधी से मिला। जो 22 जून 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया खेरा में, और यह सत्याग्रह 1 महीने तक चला, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार लगान में कमी करना पड़ा। ठीक है, यही था खेरा आंदोलन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोपला विद्रोह, जो आधुनिक केरल तट के मलवार पे किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह था। पट्टेदार या खेतिहर होते थे जो धर्म से इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जाते थे। इनके द्वारा 1921 ईस्वी में एक नई स्थिति पैदा हो गई, जब कांग्रेस किसानों की भूमि एवं राजस्व की मांग कर रहा था और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उसी टाइम 1921 में मोपला के द्वारा उसी समय मोपला विद्रोहियों ने 1921 ईस्वी में अली मुसलियार को अपना नेता घोषित कर लिया और ये विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इनकी विद्रोह दिन पर दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि कहीं कहीं हिंसात्मक रूप ले लिया। मजबूर होकर के ब्रिटिश शासन को सैनिक कार्रवाई करना पड़ा, जो अक्टूबर 1921 में इस कार्रवाई में मोपला विद्रोही लगभग 10,000 मारे गए और 50,000 मोपला विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे मोपला विद्रोह समाप्त हो गया। यही था मोपला विद्रोह। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसान सभा का गठन, मजदूरों का आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो इसी चैप्टर के मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग वो सब चीज़ पढ़ेंगे।